नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के इस शो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप फंड की। स्मॉल कैप एक ऐसा सेगमेंट जो कि आम रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी होती है, लेकिन फिलहाल करंट मार्केट सिनेरियो में इस थीम के साथ जाना कितना वाजिब है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही चर्चा करेंगे मिरेई एसेट स्मॉल कैप फंड की। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मिस्टर वरुण गोयल मौजूद हैं, जो कि सीनियर फंड मैनेजर हैं मिरेई एसेट म्यूचुअल फंड से। वरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हम मिरेई एसेट के स्मॉल कैप फंड के बारे में तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आउटलुक आपका मार्केट्स पर, करंट मार्केट सिनेरियो को आप कैसे रीड करते हैं। अर्निंग्स हम देख चुके हैं, ग्लोबल फ्रंट पर ट्रम्प टैरिफ की वापस से जो थोड़ी सी टेंशन है वो इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दी है। इंडियन मार्केट्स के पर्सपेक्टिव से क्या स्टांस उनका रहेगा, उस पर नजरें बनी हुई हैं और ख़ास तौर से अब आगे के लिए किस तरीके के ट्रेंड्स मार्केट में रह सकते हैं वो इम्पोर्टेंट होंगे। तो अब मौजूदा स्थिति को या मौजूदा न्यूज़ फ्लो को, फंडामेंटल्स को मार्केट्स के आप कैसे रीड करते हैं और आगे की डायरेक्शन के पर्सपेक्टिव से क्या राय है? नमस्कार दीपाली जी, मुझे शो पे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मार्केट का सवाल है तो हमारा ऐसा मानना है कि पिछले एक साल में हमने एक साइक्लिकल डिप देखा था इकोनॉमिक ग्रोथ में। उसकी वजह से कॉर्पोरेट अर्निंग्स इम्पैक्ट हुई थी। FY25 में अगर आप देखें तो निफ्टी की अर्निंग्स ग्रोथ 4 से 5% की थी और स्मॉल कैप स्पेस अगर पर्टिकुलरली हम उसको देखें तो उसकी -15% अर्निंग्स ग्रोथ रही। ये जो साल है FY26, ये एक साइक्लिकल रिकवरी का साल रहेगा। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ हमें लगता है जो 5.4% का बॉटम हमने सितंबर क्वार्टर में लास्ट ईयर देखा था, वहां से तेजी से रिकवरी होगी। करीब 100 बेसिस पॉइंट्स की मॉनेटरी ईजिंग, 1 लाख करोड़ ऑफ टैक्स कट जो हमने देखे हैं और अच्छा मानसून, अच्छी बारिश, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। इन तीनों रीजंस की वजह से हमारा ऐसा मानना है कि जीडीपी ग्रोथ में रिकवरी आएगी, अर्निंग्स ग्रोथ में रिकवरी आएगी। तो हम FY26 में 11 से 12% निफ्टी कंपनीज की अर्निंग्स ग्रोथ और जो स्मॉल कैप स्पेस है उसमें 20 से 25% की अर्निंग्स ग्रोथ का एस्टिमेट कर रहे हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप स्पेस इन पर्टिकुलर के लिए प्रॉफिट ग्रोथ रिवाइवल बहुत स्ट्रांग होगा। पिछले साल 2-3 सेक्टर्स थे जिसकी अर्निंग्स ग्रोथ काफी खराब थी, जैसे मेटल्स, ऑयल एंड गैस और माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस बैंक स्पेस। इन तभी सेक्टर्स में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्ट्रांग रिकवरी होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल स्मॉल कैप स्पेस में काफी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके अच्छा, स्मॉल कैप्स पर ही एक और सवाल वरुण आपसे। इनफैक्ट अगर हम स्मॉल कैप, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को ही देखें तो अभी भी अपने हाई से 2-2.5% नीचे है। हालांकि स्मॉल कैप का जिस तरीके का प्राइस रिएक्शन रहता है, इस गैप को फिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने रिकवरी भी मार्च लो से सबसे ज़्यादा स्मॉल कैप्स में आते हुए देखी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या स्मॉल कैप्स में अब वो कंफर्ट वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है, ग्रोथ का, वैल्यूएशन अब लगता है आपको? क्योंकि एक चिंता सबसे बड़ी यही थी मिड कैप स्मॉल कैप्स में कि वैल्यूएशंस बहुत स्ट्रेच थी, तो वो कंफर्ट नहीं आ रहा था। क्या वो वैल्यूएशन कंफर्ट और स्मॉल कैप्स में दिखाई दे रहा है या फिर बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है अभी भी? देखिए, अगर हम स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट ईयर अर्निंग्स हमारी -15% वाई ग्रोथ की तरफ चली गई थी। उसका बहुत बड़ा रीजन था ये 3 सेक्टर, BFSI, ऑयल एंड गैस और मेटल्स में काफी खराब अर्निंग्स थे। ये तीनों सेक्टर्स में ये साल आप साइक्लिकल रिकवरी देखेंगे, जिसकी वजह से इंडेक्स को अर्निंग सपोर्ट मिलेगा। और दूसरा जो ब्रॉडर इकोनॉमिक स्लोडाउन था, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट स्मॉल कैप स्पेस पे था। अगर आप देखें तो स्मॉल कैप कंपनीज, कमोडिटी प्राइसेस जब इंक्रीज होते हैं तो उनकी अर्निंग्स बहुत सीरियसली इंपैक्टेड होती हैं, लेकिन वही कमोडिटी प्राइसेस जब रिवर्स होते हैं तो पिछले 6 महीने में चाहे वो मिल्क है, शुगर है, पाम ऑयल है, ऑल एग्री कमोडिटीज में आपको बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्जिन्स बूस्ट होंगे। सेकंड, जो इंटरेस्ट रेट कट हमने देखने को मिला है, उसकी वजह से बिलो एबिटा जो अर्निंग्स ग्रोथ है उसमें भी स्मॉल कैप कंपनीज में ज्यादा फायदा होगा एज कम्पेयर टू लार्ज कैप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर नॉर्मल जीडीपी ग्रोथ 10-11% रहता है तो आपका रेवेन्यू ग्रोथ भी 10-12% रहना चाहिए। तो ओवरऑल काफी अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि स्मॉल कैप अर्निंग्स ये साल 20 से 25% के बीच में रह सकते हैं, जो कि डेफिनेटली सपोर्टिव है। वरुण जी, अब इस फंड के एलोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं, तो पहले तो ये जानना चाहेंगे किस तरीके का कॉम्पोजिशन आपने इस फंड का किया है, आपका इन्वेस्टमेंट रैशनले क्या रहा है, होल्डिंग्स आपकी, अगर प्रायोरिटी होल्डिंग्स देखें तो वो कहाँ कहाँ है? जी, तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड फंड है। इसमें हमारा सभी सेक्टर्स में अच्छा एलोकेशन है। मोस्टली जितने भी सेक्टर्स जिसमें हम अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं
तो अगर ब्रॉडली अगर फिलोसफी को देखें तो हमारा आउटलुक है कि 2 से 3 साल 15 से 20% का अर्निंग ग्रोथ ब्लेंडेड पोर्टफोलियो लेवल पर रहना चाहिए, रीजनेबल वैल्यूएशन होना चाहिए, अच्छा विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years और 17-18% का ब्लेंडेड आरओई। ये एक मोटा मोटा कुछ पैरामीटर्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक सेक्टर्स का सवाल है तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जिसमें सिग्निफिकेंट मॉनेटरी ईजिंग अभी देखने को मिला है, तो वो करीब 21-22% का एलोकेशन है। द हेल्थ केयर स्पेस जिसमें कि हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक लैब्स, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, सीआरओ सीएमओ कंपनीज, कुछ डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन कंपनीज, ये करीब 14% का एलोकेशन है। कैपिटल गुड्स, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज कुछ 15-16% का एलोकेशन है। आईटी 6 से 7%, केमिकल्स 6 से 7%, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरी 6 से 7%। तो काफी सारा सेक्टर जैसे कि मैंने बताया। डोमेस्टिक साइक्लिकल्स जो हैं जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, ऑटो और रियल एस्टेट, ये डोमेस्टिक साइक्लिकल रिकवरी स्टोरीज हैं। पोर्टफोलियो इनवर्ड फेसिंग है। 80-85% जो एक्सपोजर है वो डोमेस्टिक इंडिया स्टोरी पे फोकस्ड है, एक्सपोर्ट प्रोपोर्शन थोड़ा कम है। तो हमारा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे इंडिया में स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिलेगा तो इंडिया फोकस स्टोरीज में हमको अर्निंग्स तो ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तो जनवरी से लेकर अब तक की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो कैसी रही है इस फंड की, और नए इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंड कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि जब बिगनर्स आते हैं इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने तो आमतौर पे एक जेनरिक व्यू ये होता है कि कम रिस्क वाली कैटेगरी में जाइए, थोड़ा सा सेफ पोर्टफोलियो बनाइए, लार्ज कैप्स ले लीजिए या हाइब्रिड्स ले लीजिए या बैलेंस ले लीजिए। लेकिन वो इन्वेस्टर्स जो बिगनर्स हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू है, उनके लिए नई एंट्री के हिसाब से ये फंड कहाँ स्टैंड करता है और जनवरी से लेकर अब तक इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? 8 जुलाई का जो डेटा है मेरे पास उसके हिसाब से कुछ 14-14.5% के करीब का रिटर्न है, डिपेंडिंग ऑन रेगुलर प्लान है कि डायरेक्ट प्लान है। और जो 30-32 स्मॉल कैप फंड्स है उसमें हम लोग रैंक 1 है। बट अभी क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड हुआ है तो मैं उसमें बहुत ज्यादा रीड करूंगा नहीं। और क्योंकि 5-6 महीने का ही टाइम पीरियड है, हमारी कोशिश जरूर है कि ऐसी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा रहे और फंड एक स्टेबल तरीके से परफॉर्म करे। ओके अच्छा, मैं देख रही थी कि आपके इसमें केमिकल्स भी शामिल है, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स 5% के आसपास का आपका एक्सपोजर है। लेकिन जब हम केमिकल्स की बात करते हैं तो इस अम्ब्रेला के अंडर और भी बहुत सब सेक्टर्स भी हैं केमिकल्स में। आप एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्टेड हैं और इस पूरी ही पॉकेट को लेकर आउटलुक क्या है? ये केमिकल्स एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत बैडली इम्पैक्टेड था पिछले 3 साल से, क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, बहुत डंपिंग हो रही थी चीपर केमिकल्स की, जिसकी वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को काफी नुकसान हुआ। अभी हमें लग रहा है कि एक स्टेबिलिटी आ रही है चाइनीज एक्सपोर्ट में और इंडियन प्लेयर्स यहाँ पे प्रोडक्शन, रेवेन्यूज और एबिटा सब चीजों में रिकवरी देखेंगे। तो कुछ कंपनीज हैं जो कि बैटरी केमिकल्स, जो आपकी ईवीज में बैटरीज लगती हैं, उस सेक्टर में क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह बना रहे हैं, तो वो एक सेक्टर हमें लगता है एक सनराइज सेक्टर है जो आगे अच्छा करेगा। फ्लोरोकेमिकल स्पेस हमें लगता है काफी स्ट्रॉन्ग सेक्टर है जिसमें आगे जाके अच्छी डिमांड देखने को मिलेगी। तो ये कुछ स्पेस है केमिकल इंडस्ट्री में जिसको हमें लगता है कि एक अच्छा ग्रोथ आउटलुक मेंटेन करेंगे। बायस हमारा स्पेशलिटी केमिकल्स की तरफ ज्यादा है रादर देन एग्री केमिकल्स या कमोडिटी केमिकल्स। ओके और जो भी आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी रहती है रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में, या जो भी पॉकेट्स जहां पर आप इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आपकी स्टॉक पिकिंग स्ट्रैटेजी क्या रहती है? क्योंकि कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, आई एम श्योर, जब स्टॉक डिसीजन लिया जाता होगा, फिर चाहे वो मोमेंटम हो, वैल्यूएशंस हो, अर्निंग ग्रोथ हो, बट आपका क्राइटेरिया क्या रहता है स्टॉक पिकिंग का? देखिए, आई थिंक 3-4 चीजें बहुत जरूरी हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग मानते हैं कि ग्रोथ आउटलुक। कंपनी उस सेक्टर में प्रेजेंट है जहां पे ग्रोथ टेलविंड है, 3-4 साल का रनवे फॉर ग्रोथ होना चाहिए। सेकंड, आपका कैपिटल एफिशिएंसी, चाहे रिटर्न ऑन इक्विटी हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो, वो 15-16-17% सस्टेनेबल बेसिस पे या उससे ज्यादा होनी चाहिए। तीसरी चीज जो है कि बैलेंस शीट क्वालिटी क्या है, क्या उसमें बहुत ज्यादा डेट है, लेवरेज है, क्या वर्किंग कैपिटल के प्रॉब्लम्स हैं। और जो फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ बिजनेस, जिससे कि हम कोशिश करते हैं कि आपका मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स ना हो,
आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कम हो, तो उस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब कंबाइन करके ऑब्वियसली फाइनल चीज आपको देखनी है कि वैल्यूएशन भी रीजनेबल हो। तो वो बेसिस पे हम लोग सब फैक्टर्स को मिला के वी ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि कौन से स्टॉक को हम इन्वेस्ट करना चाहेंगे। नॉर्मली जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, आइडिया ये है कि 2 से 3 साल हम लोग होल्ड करें, जिससे कि समय मिले हर कंपनी को परफॉर्म करने का। वरुण जी, कुछ पॉकेट्स जहां पर आप अभी भी अंडरवेट हैं, जहां वैल्यूएशन स्ट्रेच दिख रही हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में स्पेशली? देखिए, कुछ सेगमेंट्स हैं जैसे कि डिफेंस है, ईएमएस है, यहाँ पे डेफिनेटली मल्टीपल्स अभी भी हाई हैं और हम लोग काफी सिलेक्टिव हैं इन सेक्टर्स में। दूसरा, कुछ ग्लोबल फेसिंग सेक्टर्स जो जैसे कि ग्लोबल कमोडिटीज, ग्लोबल ग्रोथ डिपेंडेंट सेक्टर्स, जहाँ पे साइक्लिकल स्लोडाउन का डर है यूएस यूरोप में, वहां पे अभी भी हम कॉशियस स्टैंस बनाए हुए हैं। ओके। अच्छा, अगर हम आपके होल्डिंग्स की बात करें तो आपकी टॉप होल्डिंग्स स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ कहाँ है, अगर आप कंफर्टेबल हैं बताने में? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक मैं बात नहीं कर पाऊंगा, बट जैसे मैंने बोला कि बीएफएसआई स्पेस, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी बड़ा हमारा एलोकेशन है, कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक्स, ये कुछ बड़े एलोकेशन वाले सेक्टर्स हैं। ओके। हालांकि आपने बताया कि जो मॉनिटरिंग होती है पोर्टफोलियो की वो डे टू डे बेसिस पे होती है, डेली परफॉर्मेंस को देखा जाता है, बट अगर हम पोर्टफोलियो होल्डिंग में बदलाव की बात करें तो क्या कोई सेट फॉर्मेट है 3 महीने का, क्वार्टरली या 6 मंथ्स के बाद चेंजेस होंगे? मतलब जो भी आपने स्टॉक्स पिक किए हैं, जो भी कंपनीज पिक की हैं, कितना समय यूजुअली आप देते हैं उनकी परफॉर्मेंस को आंकने के लिए कि जो डिसीजन लिया है वो सही लिया है, या फिर वेन एवर वेर एवर नीडेड पोर्टफोलियो में चेंजेस किए जाते हैं? देखिए, कोई भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में तो आपका डेली आप ट्रैक कर रहे हैं किस तरह का कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं, और जो भी हम कंपनीज ले रहे हैं हमारा ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि 2-3 साल तक उसको हम होल्ड करें। अभी जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स का सीजन चालू हो जाएगा तो ये सभी कंपनीज जो हम पोर्टफोलियो में, सबकी सब कंपनीज में अर्निंग्स आएंगी तो हम उसको रिव्यू करेंगे कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशन से इनलाइन रहा परफॉर्मेंस, अगर कम रहा तो क्यों रहा, उसके क्या कारण है, क्या ये वन ऑफ है या सस्टेनेबल चेंज है, और उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि उसमें कुछ अपना व्यू चेंज करने की जरूरत है क्या नहीं। बट अदरवाइज नॉर्मली अगर ठीक चल रहा है तो उम्मीद यही रहती है कि उसे लंबे टाइम तक होल्ड। ओके, चलिए इसी के साथ एक क्विक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो जानने की कोशिश करेंगे एटलीस्ट कितना होराइजन लेकर चले, अगर इस फंड में एक्सपोजर लेते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में कितना एक्सपोजर इस पर्टिकुलर फंड का या इस कैटेगरी का रह सकता है, कौन से इन्वेस्टर्स को सूट करता है, ये तमाम बातें समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स, और आज के शो में हम चर्चा कर रहे हैं मेरे एसेट के स्मॉल कैप फंड की, और इस पर बातचीत करने के लिए मिस्टर वरुण गोयल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर फंड मैनेजर हैं मेरे एसेट म्यूचुअल फंड से। वरुण जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं आपकी होल्डिंग्स देख रही थी, आपने तो मेंशन की ही, मैं कैपिटल मार्केट थीम पर और आपकी राय लेना चाहती हूँ। आपका करंट एक्सपोजर कितना है इस थीम में? दूसरा सवाल ये कि क्या इस होल्डिंग में आपने कुछ बदलाव किए हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पॉकेट रही है जहां पर काफ़ी रिटर्न्स बने हैं, और क्या आउटलुक है आगे के लिए? यू विल कीप ऑन होल्डिंग या फिर व्हेन एवर आपको लगेगा तो आप प्रॉफिट्स भी ले सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी इस थीम को लेकर है आपकी? ये कैपिटल मार्केट डेफिनेटली बहुत प्रॉमिसिंग सनराइज सेक्टर है, चाहे वो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरीज, इंश्योरेंस, ये बहुत अगले 10 साल तक हमें लगता है हाई ग्रोथ का सेक्टर रहेगा। तो इसमें डेफिनेटली हमारा एक्सपोजर आई थिंक अराउंड 5% के आसपास का हमारा एक्सपोजर है पोर्टफोलियो में। लेकिन वैल्यूएशंस डेफिनेटली यहाँ पे एक चैलेंज है, क्योंकि ग्रोथ हाई है, मल्टीपल्स भी काफी आए हैं, तो हम इस वक्त अंडरवेट स्टांस के साथ हैं। इस सेक्टर में कुछ नई लिस्टिंग्स भी एक्सपेक्टेड है अगले 3 से 6 महीने में, जिसको हम बहुत क्लोजली एग्जामिन कर रहे हैं, और डेफिनेटली जब हमें वैल्यूएशन सूटेबल लगेंगे हम डेफिनेटली इस सेक्टर में एक्सपोजर अपना जरूर इंक्रीज करेंगे। ओके, लेकिन वैल्यूएशंस आपको स्ट्रेच लगती हैं इस पॉकेट में, और इन वैल्यूएशंस के बावजूद भी किस तरीके के रिटर्न्स आप एंटिसिपेट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, जैसे मैंने कहा कि अभी हम अंडरवेट हैं क्योंकि हमें वैल्यूएशंस पे कंसर्न है, और हमें या तो प्राइस करेक्शन या टाइम करेक्शन की वजह से जैसे जैसे इस सेक्टर की वैल्यूएशंस ज्यादा अट्रैक्टिव होंगी तो डेफिनेटली हम लोग इस सेक्टर को री एग्जामिन जरूर करेंगे। ओके, अच्छा, सिमिलर क्वेश्चन मेरा रियल एस्टेट को लेकर भी है, क्योंकि ये भी एक ऐसी पॉकेट रही है, अगर आप पिछले 4-5 सालों के रिटर्न्स देखेंगे तो काफ़ी ह्यूज रहे हैं।
किस तरीके की ग्रोथ यहाँ आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? अंडरवेट हैं, ओवरवेट हैं, अभी भी एक्सपोजर बढ़ाने का कितना पोटेंशियल दिखाई दे रहा है? क्या व्यू है इस पूरी थीम पर? देखिए, रियल एस्टेट हमें लगता है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप साइकिल में है और अभी मिड साइकिल ही है। हमें लगता है अभी अगले 2-3 साल तक रियल एस्टेट प्राइसेस फर्म रहेंगे। तो अगर हम सेक्टर को ओवरऑल देखें तो 6 से 8% का वॉल्यूम ग्रोथ और 6 से 8% का प्राइसिंग ग्रोथ, तो मोटा मोटा 15 से 18% का टॉप लाइन ग्रोथ हम बड़ी कंपनीज में, मेट्रो फोकस कंपनीज में एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर आप अफोर्डेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट्स का अभी रेपो रेट कट हुआ है और बहुत सारे मोस्टली अगर आप देखें बैंक्स में, तो मॉर्गेज रेट्स जो हैं वो रेपो लिंक्ड होते हैं। तो हमें लगता है अगले 3 से 6 महीने में उसका बेनिफिट भी सब कंज्यूमर्स को मिलेगा। तो ये रियल एस्टेट के लिए बहुत एक पॉजिटिव चीज है जो मॉनेटरी ईजिंग हमने इस साल देखी है। तो हम इस पे डेफिनेटली सेक्टर पे कंस्ट्रक्टिव हैं। हमें लगता है रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल जो कि कैंसिलरी है, चाहे वो प्लाईवुड, सैनिटरी वेयर, वायर्स एंड केबल्स, ये एक थीम है जिसका करीब 8 से 10% का एक्सपोजर हमारे पोर्टफोलियो में है और हमें लगता है कि आगे जाके काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। ओके अच्छा, अर्निंग्स की अभी हम बात कर रहे थे वरुण जी, जो प्रीवियस क्वार्टर के अर्निंग्स रहे वहाँ के की टेकअवेज आपके क्या रहे, और अब जो अर्निंग सीजन की शुरुआत हो रही है, क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं इस बार के अर्निंग सीजन से? देखिए, अगर हम पिछले साल का, जैसे मैंने बोला, स्मॉल कैप स्पेस का अर्निंग्स -15% रहा, और क्योंकि इस साल बेस लो है और साइक्लिकल रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा ऐसा मानना है कि इस पूरे साल FY26 में स्मॉल कैप स्पेस 20 से 25% का अर्निंग्स ग्रोथ डिलीवर करेगा। 2-3 सेक्टर्स जो काफी खराब था अर्निंग्स पिछले साल, जो कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें इन पर्टिकुलर माइक्रो फाइनेंस स्पेस था जिसमें साइकिल नेगेटिव था, बहुत डेलिंक्वेंसीज थे, काफी सारे कंपनीज प्रॉफिट से लॉस में गए। 1-2 क्वार्टर का पेन शायद जरूर अभी भी रहे, लेकिन उसके बाद हम बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट कट हुए हैं, तो एनबीएफसी स्पेस शुड बी द फर्स्ट टू बेनिफिट, तो वहां पे भी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ बना रहेगा। तो ये एक स्पेस है जिसको ये मॉनेटरी ईजिंग की वजह से जरूर फायदा होगा, और बेस लो है तो अर्निंग्स ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। सिमिलरली मेटल्स है, ऑयल एंड गैस स्पेस है, इसमें भी अर्निंग्स काफी नेगेटिव था लास्ट ईयर, उस बेस पे हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और सस्टेनेबल अर्निंग्स ग्रोथ, कुछ सेक्टर्स हैं जिसमें अर्निंग्स ग्रोथ का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बरकरार है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग है, फार्मा स्पेस में सेलेक्ट आईटी नेम्स हैं, ऑटो एंसिलरी कंपनीज को भी बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट रेट कट का, क्योंकि ऑटो सेक्टर की डिमांड हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि वापस आएगी। रियल एस्टेट है, सेलेक्ट कैपिटल गुड कंपनीज हैं जिसको भी बेनिफिट है। तो ये सब सेक्टर्स में हमें लगता है 15-20% का अर्निंग्स ग्रोथ डेफिनेटली हो सकता है, और एज अ होल स्मॉल कैप स्पेस के लिए ये साल बहुत अच्छा रहना चाहिए प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थीम्स में, जैसे आपने कहा आप दूर हैं अभी, कितना रिस्क आपको करंटली दिखाई दे रहा है? कब तक हम वहां पर सिचुएशन बेटर होती हुई एंटिसिपेट करें, स्पेशली आईटी और फार्मा की बात करें? देखिए, इसमें अगर हम देखें तो जो यूएस और यूरोप की ग्रोथ है वो काफी हद तक डिपेंडेंट है कि टैरिफ सिचुएशन किस तरह से प्ले आउट करता है, वो अभी प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। अगर हम चाइना को देखें तो वहां भी एक स्लो डाउन बरकरार है। तो ग्लोबली अगर आप देखें तो ग्रोथ आउटलुक इतना अच्छा नहीं है, उसके कंपैरिजन में इंडिया का ग्रोथ आउटलुक बेटर है, तो वहां हमारा प्रेफरेंस है। हमारे पास आईटी सेक्टर में सेलेक्ट एक्सपोजर है, केमिकल सेक्टर में सेलेक्ट एक्सपोजर है, और फार्मा में मोर इनवर्ड लुकिंग, मोर डोमेस्टिक डिमांड फोकस्ड कंपनीज, और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग जो कि एक सनराइज सेक्टर है, वहां पे हमारा एक्सपोजर है, और हमें लगता है ये सेक्टर्स में अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, कमिंग बैक टू मिराई एसेट स्मॉल कैप फंड, कौन सी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये सूट करता है आपके हिसाब से? कितना होराइजन एटलीस्ट लेके चले इन्वेस्टर्स? किस तरीके का रिस्क एपेटाइट उनका होना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, स्मॉल कैप अगर आप देखें तो पिछले 20 साल से अगर आप स्मॉल कैप इंडेक्स को देखें तो करीब 16 से 17% के बीच में IRR इंडेक्स लेवल पे रहा है, लेकिन आपको पिछले 20 साल में कम से कम 5 या 6 बड़े करेक्शन देखने को मिले हैं। अगर आप ये पिछले 12 महीने को देखें तो सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच में हमने करीब 26% का करेक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में देखा, और इंडिविजुअली स्टॉक्स तो 30-40-50% से ज्यादा करेक्ट हुए। तो हमारा ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप फंड की तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो जरूर इस बात का ध्यान रखें कि 20-30% की वोलेटिलिटी ड्रॉडाउन ये स्पेस के लिए नॉर्मल है। तो अगर आप आ रहे हैं इस फंड में तो आप कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन लेके चलें। जैसे कि मैंने बोला, 20 साल का इंडेक्स रिटर्न इटसेल्फ 16-17% के आसपास है,
और एक्टिव फंड जो कि काफी सारे हैं इंडिया में, वो जरूर उसमें कोशिश करते हैं कि अल्फा ऐड करें ओवर एंड अबव व्हाट द बेंचमार्क हैज डिलीवर्ड। तो ओवरऑल स्पेस बहुत अट्रैक्टिव है रिटर्न पर्सपेक्टिव से, लेकिन साथ साथ वोलेटिलिटी का एक हमें फैक्टर है जिसका हमें जरूर ध्यान रखना है। ड्रॉडाउन जरूर होंगे और उसके लिए आप तैयार रहें और 5 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि मेरी अपनी एक 7 साल की बेटी है, तो जब मैं उसके लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं सिर्फ स्मॉल कैप में करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास 10 से 15 साल का टाइम होराइजन है। अगर आप अपनी रिटायरमेंट के लिए सेव कर रहे हैं, हाउस अपग्रेड करने के लिए, तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स हैं उनके लिए स्मॉल कैप एक बहुत अच्छा फिट बैठता है। तो 5, 10, 15 साल का अगर आपका इन्वेस्टमेंट व्यू है तो आई बिलीव स्मॉल कैप स्पेस को जरूर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक चीज़ और वरुण जी, अब क्योंकि आपने भी मेंशन किया कि ये जो कैटेगरी ऑफ फंड है इसका नेचर थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहें, साथ ही लॉन्ग टर्म व्यू लेकर चलें। इस वॉलेटाइल नेचर को ध्यान में रखते हुए राइट अप्रोच इन्वेस्टमेंट की क्या होनी चाहिए? SIP के थ्रू पैसे लगाने ज़्यादा बेटर हैं या फिर लमसम भी डिप्लॉय कर सकते हैं? क्या स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से बेस्ट होगी? देखिए, हमने जनवरी में फंड लॉन्च किया था, तब भी हमने एक ही बात कही थी कि अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं इस फंड में, तो 50 रुपए आप इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हैं और बाकी 50 ओवर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। और अभी भी हम वही बात कह रहे हैं, हालांकि मार्केट नीचे से बाउंस हुआ है। तो अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस साल, तो 50 रुपए अभी करिए और बाकी आप धीरे धीरे स्प्रेड करके SIP के थ्रू करिए। उससे हमें लगता है एक अच्छा अट्रैक्टिव पॉइंट आपको एंट्री लेवल आप स्मॉल कैप स्पेस में मिलेगा। ऑलरेडी हमने पिछले 12 महीने में एक बड़ा करेक्शन स्मॉल कैप स्पेस में देखा है। हमारा आउटलुक है कि अगर आप 5 साल का व्यू लेंगे तो जो कैलेंडर ईयर 25 है, ये एक अच्छा एंट्री ईयर हो सकता है स्मॉल कैप स्पेस के लिए। ओके और एक लास्ट क्वेश्चन, हालांकि रिटर्न्स मेंशन करना, प्रोजेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, पर फिर भी किस तरीके के रिटर्न्स एंटिसिपेट करके चले इन्वेस्टर्स इस फंड से लॉन्गर रन में? देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप 250 दो स्मॉल कैप इंडेक्स हैं जो 2004-2005 से एग्जिस्ट करते हैं और इंडेक्स का अपना रिटर्न 16 से 17% के बीच में है। और तो वो अपने आप में काफी अच्छा इंप्रेसिव रिटर्न है। अगर आप निफ्टी का 30 साल का रिटर्न देखें तो वो 11-12% के आसपास एवरेज करता है। एज एक्टिव फंड मैनेजर हमारा कोशिश जरूर रहता है कि अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें, अच्छी अर्निंग ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करें और स्मॉल कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने का कोशिश। ओके तो चलिए, ये चर्चा हुई मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड की, और जैसे वरुण जी ने यहाँ पर इलैबोरेट किया भी कि डोमेस्टिक थीम्स पर ज़्यादा फोकस्ड है इस फंड के थ्रू। लॉन्ग टर्म का व्यू लेकर चलें, अपने बच्चों के लिए आप इन्वेस्ट करें, वो भी अपनी डॉटर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर आपके गोल्स दूर हैं तो उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए इस फंड को कंसिडर किया जा सकता है। बाकी हमेशा ही एक कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बेटर होता है अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए। बट ये तमाम डिस्कशन रहा मेरे एसेट स्मॉल कैप फंड की कॉम्पोजिशन पर, आगे की ग्रोथ प्रोजेक्शंस पर। थैंक यू वरुण जी आने के लिए शो में और तमाम डिटेल्स हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ फायदेमंद फंड्स में तो इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।